सड़क किनारे भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक मोची और एक ऑटो वाले के बीच में झगड़ा हो रहा था। झगड़ा कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। घटनास्थल पर लोगों को पुलिस बुलानी पड़ जाती है। जब पुलिस आती है तब उन दोनों को शांत कराया जाता है और शांत कराने के बाद झगड़े का कारण पूछा जाता है। तब वो ऑटो वाला कहता है कि साहब, मेरे पैरों में 1 इंच का अंतर है, यानी कि पैर छोटे और बड़े हैं, जिसके वजह से मुझे चलने में दिक्कत आ रही है। यानी कि हल्का सा वो लंगड़ाता था। यदि उसका जूता 1 इंच ऊंचा बन जाए और 1 इंच नीचा रह जाए तो उसके पैरों का अंतर बिल्कुल पट जाएगा, और इसीलिए मैं इसी व्यक्ति से हमेशा जूते और चप्पल बनवाता हूँ। लेकिन फिर भी इसने इस बार बिल्कुल समान बना दी है, बिल्कुल एक जैसे बना दी है। इसी बात को लेकर के मोची भी परेशान था। उसने कहा कि साहब, मुझसे गलती हो गई है, और उसे उस व्यक्ति को यानी कि ऑटो वालों को कहीं बाहर जाना था। झगड़े को शांत तो करा दिया जाता है, लेकिन शांत कराने के बाद जब लोगों को पता चलता है लगभग 9 महीने के बाद कि उनमें से एक व्यक्ति की हत्या हो चुकी है। हत्या भी सामान्य तरीके से नहीं थी, बल्कि असामान्य हत्या थी, जिसको सुनने के बाद लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रूह कांप जाती है। हत्या करने वाला कोई और नहीं था, वो था जिस पर हम सबसे ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं। एक ऐसा रिश्ता जिसे दुनिया में सबसे ज़्यादा मजबूत रिश्ता माना जाता है। उस रिश्ते को हमेशा के लिए तार-तार कर दिया। और जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोग वाकई में परेशान हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक जिला है खरबूजा, और इसी जिले का एक इलाका, एक थाना लगता है अंबिकापुर। दरअसल एक अंबिकापुर के पास एक जगह लगती है जिसका नाम है गर्दनपाट मंदिर। गर्दनपाट मंदिर के पीछे एक बहुत बड़ा तालाब है। गांव के कुछ लोग इसी तालाब के किनारे बैठ करके मछलियां पकड़ रहे थे, और इसी बीच लोगों को कुछ ज़्यादा ही दुर्गंध आ रही थी। उस दुर्गंध से लोगों का जीना मुहाल हो रहा था, परेशान हो रहे थे। तभी लोगों ने आपस में कहा कि ऐसी क्या वस्तु है जो बहुत बुरी तरीके से सड़ रही है, जिसमें से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आ रही है। तभी मछली मारने वाले लोगों ने उस दुर्गंध के पास जाकर देखने की कोशिश की कि आखिरकार ये दुर्गंध कहाँ से आ रही है। तभी उन मछली मारने वाले सीधे उस दुर्गंध की तरफ जाते हैं जहाँ से ज़्यादा दुर्गंध आ रही थी। वहाँ जाकर के देखते हैं तो तालाब के किनारे एक बोरी में बंधा हुआ कुछ सामान था जो कुतरा हुआ था और ऊपर तैर रहा था। तभी उन्होंने उस बोरी को बाहर निकाला, और बाहर निकालने के बाद देखते हैं कि उसके अंदर एक इंसान के पैर रखे हुए हैं, और पैर इंसान आदमी के हैं या फिर महिला के हैं, ये पता करना तो मुश्किल था। तभी सूचना दी जाती है पुलिस को, और अंबिकापुर की जो पुलिस थी वो घटनास्थल पर पहुंच जाती है। इस मामले की जांच पड़ताल करने लगती है कि आखिरकार क्या मामला है। पुलिस वालों ने आसपास के लोगों के साथ मिल करके और डॉग स्क्वायर हो या बहुत सारी जो मदद हो सकती है उसके माध्यम से ये पता करने की कोशिश की कि शरीर के बाकी हिस्से कहाँ पर है, बाकी अंग कहाँ पर है। पुलिस ने तमाम कोशिशें की, लेकिन बाकी अंग मिल नहीं पाए। तभी पुलिस ने उन दोनों पैरों को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए खरबूजा भेजा। खरबूजा भेजने के बाद पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि मरने वाला लगभग 26 दिन पुराना है। इसकी जो लाश के टुकड़े मिले हैं वो 26 दिन पुराने हैं। अब इस बात को देखते हुए पुलिस वालों ने अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी, और ये हर एक तरीका कि आखिर मरने वाला कौन था। जितने भी आसपास के जनपदों में जितने आसपास थाने थे, सभी जगह पर संदेश दिया जाता है यह पता करने के लिए कि आखिरकार कोई गुमशुदगी हो, और जो गुमशुदा है उसके बारे में पता करके बताएं। जितने भी आसपास के जनपदों में गुमशुदा लोग थे, सभी के परिवार वालों को बुलाया, उनसे बातचीत की, उनसे मिलने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली। इसके बाद सोशल मीडिया पर भी एक मैसेज डाला जाता है, ये पता करने के लिए कि हमें 2 पैर मिले हैं, मरने वाला कोई व्यक्ति है, आदमी है या औरत है, जो भी कोई सूचना देगा उसे इनाम दिया जाएगा। लेकिन वक्त बीतता चला जाता है और कोई भी व्यक्ति ये आके नहीं बताता, कोई भी आके व्यक्ति दावेदार नहीं करता उसके परिवार का सदस्य कि कोई गायब हो गया है। धीरे धीरे करके 4 महीने का समय बीत जाता है, और 4 महीने में भी पुलिस को कोई सफलता नहीं मिलती है। एक दिन जो यहाँ के एसपी होते हैं अमित तुकाराम कामले, इनके मोबाइल पर एक मैसेज आता है, और उस मोबाइल में जो मैसेज पढ़ा हुआ था उसमें लिखा हुआ था कि मेरे जाने वाले जिसका नाम ललिता है, इनका भाई कई दिनों से लापता है, कई दिनों से गायब है।
बस तुकाराम जी को लगता है कि शायद यहाँ से कोई ना कोई क्लू मिल जाए, इसीलिए उन्होंने उस व्यक्ति को, और जिस व्यक्ति ने ये लिखा था कि उनके जानने वाली है ललिता, उनको भी बुलाया। और बुलाने के बाद उनसे पूछा कि तुम्हारा कौन है जो गायब हुआ है, क्या बात है। तो वो कहती है कि मेरा भाई है जिसका नाम राजेश जायसवाल है, लगभग 3-4 महीने से गायब है और उसको हर जगह तलाश करने की कोशिश की लेकिन वो कहीं मिल नहीं रहा। एसएसपी जो होते हैं अमित तुकाराम, वो जो उस दिन के फोटोग्राफ्स थे उन दोनों पैरों के, उस फोटोग्राफ्स उनको दिखाते हैं और दिखाने के बाद कहते हैं कि हमारे पास इन पैरों के अलावा और कोई ऐसी जानकारी नहीं है जिसके बिना पर हम ये कह सके कि ये तुम्हारे भाई की लाश है। तभी उन फोटोग्राफ्स को वो देखती है और गौर से फोटोग्राफ्स को देखते देखते कहती है कि ये तो मेरे भाई के पैर है। वह एसएसपी और पुलिस जो होते हैं ये बात देख करके सुन करके हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार पैरों से इन्होंने कैसे पहचान लिया। दरअसल उसके भाई ऑटो चालक होता है और ऑटो चालक होने के साथ साथ उसके दोनों पैरों में अंतर होता है 1 इंच का, और उस अंतर को उसकी बहन बिल्कुल साफ साफ जानती थी क्योंकि बचपन से उसके पैरों में अंतर था और वो अंतर को पाटने के लिए वो स्पेशल तरीके से ऐसे जूते और चप्पल बनवाया करता था जिसके वजह से उनके दोनों पैरों का अंतर पूरा हो जाए। इसी बात को देखते हुए पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था कि उसे लगा कि शायद क्योंकि पैर कटे हुए हैं वो ऊपर या नीचे से भी कटा हुआ हो सकता है, इसीलिए उस महिला के माता और पिता दोनों को बुलवाया जाता है और साथ ही उन्होंने एक सैंपल लिया हुआ था, डीएनए सैंपल। माता पिता का डीएनए सैंपल लिया और उस लाश के अंश जो मिले थे उसका डीएनए सैंपल लिया और जांच के लिए जब भेजा गया तो कई महीने का समय बीत जाता है और जब जांच की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि उस ललिता नाम की महिला ने जो दोनों पैरों के आधार पर पहचान करी थी वो सचमुच उसी के भाई की थी, क्योंकि डीएनए सैंपल की रिपोर्ट उसके माता और पिता दोनों से मैच कर जाती है। अब यह हत्या की किसने है, यही पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा सवाल था, यही पुलिस के लिए जांच का एक विषय होता है। इस महिला से पूछा जाता है कि तुम्हारा भाई कहाँ रहता है। असल में रहते तो जनपद पाराही में थे, लेकिन इसका भाई अपने पत्नी के साथ परिवार से बिल्कुल अलग रहता था। सरगुजा में वो एक अंबिकापुर है, उसी इलाके में वो जाकर के रहता था और इसी सरगुजा इलाके में ही वो रहता था। और उसकी पत्नी को जो बुलाया जाता है जिसका नाम सुनीता जायसवाल होता है, जिनके सन 2018 में शादी हुई थी। शादी के बाद दोनों अकेले ही शहर में रह रहे थे, अपने जिले से, अपने मूल जनपद से वो दूर रह रहे थे। तभी उस महिला से पूछा जाता है, उससे बातचीत करी जाती है, तो उसने कहा कि ये मेरा पति नहीं हो सकता, मेरा पति तो कमाने के लिए बाहर गया हुआ है, अक्सर वो कई महीनों के लिए गायब हो जाते हैं, मेरा पति जल्द ही आ जाएगा। उस महिला को 2-3 दिन थाने रखा, सख्ती से पूछताछ की, लेकिन महिला ने किसी तरीके का कोई जवाब नहीं दिया। तब पुलिस ने अपने स्थल से लोकल इलाके में जाकर के पूछताछ करनी शुरू कर दी। तो लोकल में पुलिस को कुछ ऐसी जानकारियां मिलती हैं जिसको सुनने के बाद पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं। दरअसल जब इसका पति बाहर रहता था तब इसके घर के अंदर एक व्यक्ति आता था जिसका नाम होता है वैजनाथ जायसवाल होता है। वैद्यनाथ जायसवाल जो होता है वो अक्सर इसी घर में आता था और शायद लोगों को लगता था कि हो न हो इन दोनों ने मिलकर ही उसकी हत्या कर दी है। तभी पुलिस वाले उस वैजनाथ और उसकी जो पत्नी होती है, जो महिला होती है सुनीता, जो राजेश जायसवाल की पत्नी होती है, उन दोनों को साथ रखते हैं और उनसे सख्ती से पूछताछ करते हैं। और पूछताछ करने के बाद तब कहीं जाकर के ये दोनों चौंकाने वाला खुलासा करते हैं और पुलिस एक दाव खेलती है और दाव खेलती है कुछ इस तरीके से। जब सुनीता के पास जाते हैं तो कहते हैं कि वैजनाथ हमें सुनीता ने सब कुछ बता दिया है, और जब सुनीता के पास जाते हैं तो कहते हैं कि हमें वैजनाथ ने सब कुछ बता दिया है, यानी कि एक दूसरे पर टाल देते हैं और यहीं से पुलिस का ये दाव कामयाब हो जाता है। पुलिस वाले जब पूछताछ करते हैं तो बताते हैं कि सन 2018 में शादी के कुछ ही दिनों के बाद इस महिला ने ये शर्त रखी थी कि वो अपने ससुराल में नहीं रहेगी, बल्कि इसे कहीं भी अलग रहना है, चाहे
कहीं भी हो लेकिन ससुराल में नहीं रहना है। तभी इसका पति राजेश जायसवाल अपने पत्नी सुनीता को लेकर के सुजापुर के एक इलाके में आता है और वहीं पर किराए के मकान में ये रहने लगता है। महीने 2 महीने का ही समय बीता था। जब बाजार जाती थी, सब्जी लेने के लिए जाती थी, तब ये लड़का उसका रास्ता रोकता था। उसका नाम बैजनाथ होता है और बैजनाथ से इसको मोहब्बत हो जाती है, इश्क हो जाता है। दोनों को पता ही नहीं चलता है कि कब एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं। और जब इसका पति घर पर नहीं होता था तब बैजनाथ इसके घर पर होता था। दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बनाते थे। लिव इन रिलेशनशिप में इस तरीके से रहते थे क्योंकि ये किराए पर रह रहे थे। आसपास के लोगों को इनके साथ रहने से कोई एतराज़ नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन जब उसका पति राजेश घर पे आता था तब आसपास के लोग कहते थे कि तुम्हारे पत्नी के साथ कोई लड़का है जो अक्सर रहता है, शायद कुछ न कुछ दाल में काला है। अब यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इसका पति जब अपने पत्नी से बातचीत करता है तो वो कहती है कि आसपास के लोग हैं, तुम्हें भड़काते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऐसे ही धीरे धीरे करते हुए 1.5 साल का वक्त बीत जाता है। 1.5 साल का वक्त बीत जाने के बाद भी किसी को इसकी कानो कान खबर नहीं थी। लेकिन एक दिन उसका पति कहता है कि मुझे आज ज़रूरी काम से बाहर जाना है, जो कि 31 मई 2021 की ये वारदात है। और वो ये कह के घर से निकलता है कि मैं अभी कुछ दिनों के बाद आऊँगा। बस वो ये कह कर चला जाता है और रात के 8 बजे अचानक ही वो घर के अंदर एंट्री कर जाता है। जब घर में आकर के देखता है तो सचमुच उसके पत्नी और उसके पत्नी का जो प्रेमी होता है बैजनाथ, वो दोनों एक साथ हम बिस्तर थे, एक साथ संबंध बना रहे थे। और यही बात देखने के बाद उसका पति आग बबूला हो जाता है और आग बबूला होते ही वो अपने पत्नी के साथ मारपीट करने लगता है। जैसे ही वो अपने पत्नी के साथ मारपीट कर रहा था तभी बैजनाथ को मौका मिलता है और वहीं पास में एक लोहे की रॉड रखी हुई थी। उस लोहे के रॉड को वो राजेश के सर में बहुत तेजी के साथ मार देता है और उसको लगते ही वो ज़मीन पर गिर जाता है। उसके सर से बेइंतहा खून निकलता है। कुछ देर बाद उसने तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ दिया। अब राजेश की मौत हो चुकी है और इसकी पत्नी सुनीता और उसका जो प्रेमी होता है बैजनाथ, ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार इसका करे तो क्या करे। पूरी रात लाश घर के अंदर ही रखी थी। अगला दिन निकलता है। वो सोचते हैं कि शव को अगर यहाँ से दूर कहीं फेंक के आएंगे तो लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि गांव में या बीच इलाके में वो रह रहे थे जहाँ से आसपास बहुत ज़्यादा आबादी थी। अब यहाँ से निकलने का एकमात्र रास्ता ये था कि बैजनाथ सीधा बाज़ार जाता है और बाज़ार से जाने के बाद एक आरी खरीद करके लेके आता है, ऐसी आरी जिसे लोहा भी काटा जा सके। तभी उस आरी को वो घर पर लाता है और घर पर लाने के बाद रात के 8 बजे या 9 बजे के बाद जैसे शरीर को वो काटना शुरू कर देते हैं और शरीर काटते काटते वो सुबह के 4 या 4:30 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। महज इसके 8 या 10 पीस ही कट पाए थे और दिन निकल आता है। अब इतने बड़े बड़े पीस लेकर के वो यहाँ से लेकर के जाते तो जाहिर सी बात है कि इसकी ये पोल खुल जाती। उन्होंने एक दिन और होने का इंतज़ार किया और एक दिन और होने के इंतज़ार के बाद फिर अगली बार फिर से वो लाश के टुकड़े करना शुरू कर देते हैं। पत्नी जिसके शरीर का गोश्त होता है उस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं, जबकि वो उस आरी से उसके हड्डियों को काट देता है और लगभग 50 से ज़्यादा उसके टुकड़े कर देते हैं उसके शरीर के, और वो उससे थैले में भर देते हैं और एक बोरी के अंदर भर देते हैं और गर्दन पाट मंदिर के पीछे का जो एक तालाब होता है कुछ वहाँ फेंक देता है, कुछ बोरी बांध तालाब है उसके इलाके में फेंक देता है। शंकर घाट एक नदी है, कुछ वहाँ पर उस इलाके में फेंक देता है और जो आसपास का जो जंगल होता है उन इलाकों में वो फेंक देता है। जहाँ पर ये रह रहे थे वहाँ से लगभग 20 से 25 किलोमीटर के दूरी पर ये जाने के बाद बाइक से या किसी अन्य माध्यम से शरीर के टुकड़ों को वो फेंक रहे थे।
उन्हें लग रहा था कि शायद इस घटनाक्रम का खुलासा कभी हो नहीं सकता, लेकिन गर्दन पाट मंदिर के जो पीछे एक जो तालाब था जहाँ लोग मछली मार रहे थे, वहाँ लोगों को ये लाश के कुछ टुकड़े मिल जाते हैं और जिससे घटनाक्रम का खुलासा हो जाता है। और पुलिस जब इस घटनाक्रम का खुलासा कर रही थी तो वाकई में पुलिस भी हैरान थी, क्योंकि जिस रात ये उनके पास लाश के टुकड़े रखे हुए थे, दोनों फिर भी एक दूसरे के साथ ऐसे ही जैसे मौज मस्ती कर रहे थे, शारीरिक संबंध बना रहे थे। ये हद तो तब हो जाती है जब लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाने के बाद फिर वो व्यक्ति बैजनाथ उस महिला के साथ बिल्कुल पूरी तरीके से रहने लगता है। और जब घर का सदस्य इसके सुनीता के पास आता था कि राजेश का कहीं आता पता तो नहीं चल रहा है, तब इतनी ही देर के लिए अक्सर वो लड़का वहाँ से गायब हो जाया करता था। बाकी समय में बिल्कुल वो साथ रहता था, साथ ही आता था, सब कुछ ये साथ साथ ही कर रहे थे 4 महीने तक, जब तक कि उसकी बहन ये सब कुछ रिपोर्ट वगैरह दर्ज नहीं करा लेती, तब तक तो ये दोनों बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं। बाद में ये खुद समय के लिए सावधानी से अपना काम लेते हैं, लेकिन डीएनए रिपोर्ट आने के बाद जब पुलिस वालों ने गांव में जाकर के पूछा कि तो इनकी हकीकत सामने आती है, पुलिस घटनाक्रम का खुलासा हो जाता है। ये मार्च 2022 को इस घटनाक्रम का खुलासा होता है और पुलिस इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। और जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोग वाकई में सोचकर हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार वो महिला अपने पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। तो ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।